अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्या स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट तो हम करेंगे एफसीएल का एलिएशन, लेकिन उससे पहले आपको मैं देनी है असाइनमेंट इन द फॉर्म कि आपने ये अपने रजिस्टर्स के अंदर बाकायदा नोट डाउन करने, इस पर नोट्स बनाने खुद समझ कर। इफ़ेक्ट्स ऑफ मल्टीपल सब्सटीट्यूएंट्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि जब एक कोई सब्सटीट्यूएंट लगा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस तरह से डायरेक्ट करता है। इन दिस टॉपिक यू विल स्टडी कि अगर तो एक से ज़्यादा ग्रुप हैं तो उनके अंदर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। ये वेट की बुक है, आप लोगों को इजीली डाउनलोड कर लेना प्लीज़, अगर मैं ना भी भेज पाऊँ तो। और क्या करना है, इसका पेज नंबर देख लें। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 774, राइट। ओके, अब प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है एफ सी अल्काइलेशन। एफ सी अल्काइलेशन क्यों कहा जाता है या फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों कहा जाता है, होता क्या है? तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, वो है कार्बोकैटाइन बेस्ड फाइन। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, अच्छे माने जाने टाइप इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग इनको डिफरेंट वेज से अचीव करते हैं। उसके अंदर एक कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड होता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले 1877 के अंदर एक फ्रेंच केमिस्ट था चार्ल्स फ्रीडल, और उसका एक अमेरिकन पार्टनर था जेम्स क्राफ्ट्स। तो इन दोनों ने मिलकर ये रिएक्शन डेवलप किया, तो आज हम इनको इन्हीं दोनों के नाम से जानते हैं, फ्रीडल एंड क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है? जैसे आपने हेलोजिनेशन देखा था, बहुत मिलता जुलता आपको एफ सी अल्काइलेशंस भी मिलेंगी। इसके अंदर भी हम लोग कोई ना कोई लुइस एसिड को यूज़ कर रहे होते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होने वाले कैटलिस्ट होते हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्या काम करते हैं? जो आप अल्काइल हेलाइड को यूज़ कर रहे होते हो, इस अल्काइल हेलाइड से बेंजीन की होनी है अल्काइलेशन, इसी वजह से हम इसको फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा रहे हैं। बट इस अल्काइल हेलाइड को टर्न ऑन करना है एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, और वो काम कौन करेगा? यस, वो काम आपका लुइस एसिड करेगा। ओके, और ये किस किस के साथ चल सकते हैं, किस किस तरह के हम लोग अल्काइल हेलाइड्स को यूज़ कर सकते हैं? तो वो अल्काइल क्लोराइड भी हो सकते हैं, ब्रोमाइड भी हो सकते हैं, आयोडाइड भी हो सकते हैं। और इसके लिए आप कंपैरिजन में इनकी कॉम्पैटिबिलिटी देख के आप कोई अच्छा सा लुइस एसिड चूज़ करते हो, लेकिन ज़्यादातर काम इन दोनों में से किसी एक से हो जाता है। अच्छा, अब फर्दर देखें इसका मैकेनिज्म है। ये आप लोगों ने ना एफएससी लेवल पे भी पढ़ा था, तो ईजी है ये। देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड ने फॉर श्योर कैटालाइज करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास जिसके अंदर हमने टर्शरी ब्यूटल क्लोराइड लिया हुआ है। टर्शरी ब्यूटल क्लोराइड के अंदर क्या होगा कि आपने सी एक्स बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। जो भी सी एक्स बॉन्ड होगा उसके अंदर से ये वाला जो क्लोरीन है, इसने कॉम्प्लेक्सेशन बनानी है इस एल्यूमिनियम के साथ। क्यों बनानी है? क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ लुइस एसिड, तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो उसको किसी लुइस बेस की ज़रूरत पड़ेगी। और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद सी एक्स बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है वो हम मैकेनिज्म में ओवरऑल देखेंगे कि AlCl4 बनेगा नेगेटिव, एंड देन वो जाके डिप्रोटोनेशन लास्ट स्टेप के अंदर कॉज करेगा। लेकिन ओवरऑल पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन होनी है, और उसके रिजल्ट में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर कहीं कार्बोकैटाइन जनरेट होगा जब क्लोरीन छोड़ के चला जाएगा, और फिर ये पॉजिटिव का मतलब है, कार्बोकैटाइन बनने का मतलब है कि ये वो सेंटर है बेसिकली जिसके ऊपर अब ब्रोमीन ने आके ब्रोमीन मुंह पे आ गया, बेंजीन ने आके अटैक करना है। ये तो एक टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स का केस था ना। ये भी आपने सबस्ट्रेट्स को भी ज़रा जहन में नशीन करते जाएं। लेकिन अगर हम लोग इसके अलावा कुछ यूज़ करें या कुछ, अगर मैं एक मिनट देख रही हूँ उन्होंने मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है तो पहले मैं वो दिखा दूँ। अच्छा जी, सिंपल है, जैसे एलोजिनेशन है मिलता जुलता बहुत हद तक अल्काइलेशन भी है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होना है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, ये आपने लिया आपका अल्काइल हेलाइड। इन दिस केस यू आर यूजिंग सम टर्शियरी अल्काइल हेलाइड
पर्टिकुलर एग्जांपल इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। प्लस आपने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, वंस अगेन ये एज अ लोएस्ट बेस, ये लोएस्ट एसिड एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके बाद CX यानी CCl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये अपने लोन पेयर लेके इसके पास जा रहा है। तो इस फॉर्म के अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और रिजल्टेंट जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था वो टर्न हो गया है टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन के अंदर। प्लीज़ साथ साथ इन कैटायंस को ज़रूर देखें कि ये किस नेचर के हैं। ये 3 और कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, तो उसका मतलब है कि इसकी नेचर टर्शरी है। और आपको पता है कि कार्बोकैटायन के अंदर एक काम बहुत होता है और वो होती है रीअरेंजमेंट, और वो तब होती है जब रिजल्टेंट कार्बोकैटायन कम स्टेबल हो और उसको किसी भी तरह से और ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर अपने ही अंदर आइसोमर मिल रहा हो तो वो उसके अंदर फ़ौरन चेंज हो जाता है। बट टर्शरी ब्यूटाइल वाले के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये टर्शरी नेचर के सेल्फ हायर स्टेबिलिटी के ऊपर लाई कर है। तो जब ये बनेगा स्टेबल होगा, रीअरेंज नहीं होगा, और फ़ौरन से बेंजीन आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। जब अटैक करता है तो वंस अगेन आपको इस एंड पे पॉजिटिव, फिर इस एंड पे पॉजिटिव, फिर इस एंड पे पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू। यहाँ पर एरो पुशिंग नहीं हुई हुई है, आप एरो पुशिंग के साथ इसको प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूर कर लेना। फाइन। जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स सेकेंड स्टेप के अंदर बनेगा तो थर्ड स्टेप के अंदर इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स ने यानी कि एस इंटरमीडिएट ने कन्वर्ट होना है आपकी प्रोडक्ट के अंदर, मतलब कि एल्काइलेटेड बेंजीन के अंदर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो लुइस एसिड आपने यूज़ किया था उसका कॉन्जुगेट बेस आएगा, और ये वाला जो क्लोरीन है ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, HCl की फॉर्मेशन कर देगा, AlCl3 रिकवर हो जाएगा, और ये आपका एरोमेटिसिटी रीगेन होने के बाद अल्काइलेटेड बेंजीन मिल जाएगी। फाइन, क्लियर है? ये सारे मैकेनिज्म्स वैसे ही हैं जैसे आप, मतलब आई थिंक सो जब से रिएक्शन स्टार्ट किए हम सब वही देख रहे हैं। ओके, जो FCl काइलेशंस होती हैं इसको हम लोग वाइड वैरायटी के साथ यूज़ करते हैं। किसकी वाइड वैरायटी? मतलब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स सभी को यूज़ कर लेते हो। सेकेंडरी और टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स के साथ जो रिएक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कार्बोकैटाइन ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ? टर्शियरी और सेकेंडरी में होता है तो फिर प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर हम लोग देखें अगर तो कार्बोकैटाइन जो प्राइमरी नेचर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम स्टेबल होता है। जो चीज़ इतनी कम स्टेबल होगी उसके बनने के चांसेस भी बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करें तो वहाँ कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो फिर रिएक्शन किस तरह से होता है, तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। आप थोड़ा सा अगर रिलेट कर पाओ ब्रोमिनेशन वाले रिएक्शन के साथ, वहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बना था जिसके अंदर Br के ऊपर स्लाइटली कहीं पॉजिटिव चार्ज था जिसको बेंजीन ने डिटेक्ट कर लिया था। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देख लें, ये हम लोगों ने ले लिया एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब कि दिस इज एथिल क्लोराइड, और एथिल क्लोराइड को जब हम लोगों ने एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया है तो देखो ये वैसा नहीं हुआ जैसा टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ हुआ था, मतलब कि Cl AlCl4 की फॉर्मेशन और यहाँ पर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, कंप्लीट आयनिक स्पीशीज जनरेट नहीं हुई हैं, बल्कि एक इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना है जहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लोरीन इज जस्ट ट्राइंग टू मेक द बॉन्ड विद द aluminum and meanwhile it is trying to break the bond with CH2, और इसकी वजह से CH2 के ऊपर मिथाइलिन कार्बन जो है इसके ऊपर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है और इस एंड पे आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। दिस इज नॉट द फॉर्मल चार्ज, दीज आर द पार्शियल चार्जेस। इनफ है, पार्शियल चार्जेस आगे बेंजीन कैन डिटेक्ट इट और इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करना है, यू नो दैट कार्बन, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, जब ये इसके ऊपर अटैक करे तो कार्बन पेंटावेलेंट हो रहा है अपनी ट्रांजिशन स्टेट में, तो जब पेंटावेलेंट हो रहा है तो एक ना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, या तो ये वाला और ये वाला कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दें या ये और ये बॉन्ड ब्रेक कर दें। तो किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है? CC बॉन्ड इस तरह से ब्रेक नहीं होते हैं, इनके बीच में कोई पोलैरिटी डिफरेंस एज सच नहीं है। इस वाले केस में मैं एज सच कह रही हूँ, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को स्टडी करें तो ऑब्वियसली देयर इज इलेक्ट्रॉन पुल फ्रॉम दिस लुइस एसिड, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, लुइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये
एल्यूमिनियम क्लोराइड को दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, और अब बाकायदा आपको LCl4 की फॉर्मेशन नेगेटिव की हो रही है, और क्योंकि इसने अटैक कर दिया तो जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन लोगों ने जो आपकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी उसको एक ही करके शो कर दिया कि एक ऐसा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, फिर रेजोनेट होकर यहाँ पर आएगा, फिर रेजोनेट होकर यहाँ पर आएगा, लेकिन आपने तीनों बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड वाले स्टेप के अंदर क्या होना है कि अब जो ये कॉन्जुगेट बेस है इसने आके LCl4 नेगेटिव ने डीप्रोटोनेशन कॉज करवानी है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये प्रोटॉन लेके चला जाएगा, प्रोटॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए नेक्स्ट कार्बन को, और इस कार्बन के बाद फॉर्मेशन हो जाएगी एल्काइलेटेड बेंजीन की, HCl की और एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ये तो सिंपल सा हो गया FC एल्काइलेशंस। ठीक, propose products if any in mechanism for the ओके एक मिनट, ये वाली प्रॉब्लम नज़र आ रही है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इस प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लें, या हमने सॉल्व करनी है। करनी का मतलब ये जो मैं कह रही हूँ करनी है ना सॉल्व, तो फिर ये पेपर्स में आ सकती है, मैं पहले बता दूँ। ठीक है, इजी है, जस्ट नाम है, नाम के बाद काम आपने खुद करना है, उसके ऊपर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके प्रोडक्ट्स बताएं, अगर बनती हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड से FCs पे लगा के चेक करें। ओके, एक तो आपने अल्काइल हैलाइड्स पढ़ ली, क्या फिडल क्राफ्ट के अंदर हम कोई और कार्बोकैटाइन का सोर्स यूज़ कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स के अलावा? तो बिल्कुल जी कर सकते हैं। 2 फेमस रूट्स और होते हैं, एक के अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं अल्कीन्स को, दूसरे के अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं अल्कोहल्स को, बट इनके साथ जो आप रिएजेंट्स को यूज़ कर रहे हो या कैटलिस्ट्स को यूज़ कर रहे हो वो डिफरेंट है। फाइन, जब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड यूज़ किया था तो यू हैव टू यूज़ द एल्यूमिनियम क्लोराइड, बट अगर हम लोग अल्कीन्स को यूज़ कर लेते हैं तो ये रिएक्शन प्रोमोट होता है बाय हाइड्रोजन फ्लोराइड HF को यूज़ करके। क्यों रिएक्शन ऐसे प्रमोट हो जाता है? बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो तो एडिशन रिएक्शन हुआ है, अल्कीन्स वैसे भी अच्छे एडिशन रिएक्शंस करते हैं ना, राइट? तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा किसी एक कार्बन पे। अब किसी एक कार्बन की केमिस्ट्री के लिए भी वापस FSC सेकेंड ईयर में चले जाओ और वहाँ पर आपको ये रूल पता चलता है कि मार्कोनिकॉव्स एडिशन प्रेफर होती है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, वो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल केसेस होते हैं वहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होता है। मार्कोनिकॉव का एक सिंपल सा रूल ये है कि हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगी। इस पॉइंट को समझें, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन ने अटैक करना है H पॉजिटिव है ना, क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो पॉजिटिव कहाँ पर आएगा? इस वाले कार्बन पे। एक चांस ये है, जो कि हुआ भी है, आपको नज़र आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ये अटैक कर ले, यहाँ पर CH आ जाएगा और पॉजिटिव CH2 पे आ जाएगा। फाइन, अब ज़रा अपनी थिंकिंग को प्रोवोक करें, सोचें मेरे साथ कि अगर इस एंड पे पॉजिटिव आया हुआ होता, एक केस वो था और एक केस वो था जब इस एंड पे पॉजिटिव आया हुआ, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस वाले केस के अंदर जो कार्बोकैटाइन जनरेट होके आया है वो किस नेचर का है? वो सेकेंडरी नेचर का है। क्यों? क्योंकि दिस इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन, एक यहाँ और एक यहाँ। सेकेंडरी नेचर है, फाइन, गुड, स्टेबल है। अगर इस वाले एंड पे आप इमेजिन कर रहे हो पॉजिटिव, तो फिर ये वाला कार्बोकैटाइन कितने कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? ओनली 1, तो ये तो प्राइमरी है। प्राइमरी इज मच 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 लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो मार्कोनिकॉफ ने तो यही कहा था कि मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है। कुछ इस तरह से भी याद किया जाता है कि हमेशा हाइड्रोजन जो किसी भी रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो उस कार्बन पे ऐड होता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हों। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ का रूल था, लेकिन इसकी अंडरलाइंग बेसिस ये थी कि मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, जैसे यहाँ पर हुई है। अब आप सोच रहे होगे तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फ्लोरीन आके उसके ऊपर अटैक कर दी तो बन जाएगा प्रोडक्ट। तो हम तो ये नहीं चाह रहे हैं, हम तो जैसे इस कार्बोकैटाइन को बनाना चाह रहे हैं ताकि बेंजीन इसके ऊपर आके अटैक करे। लेकिन फ्लोरीन का क्या होगा जो कि फ्लोराइड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है? मेरा दिल तो बहुत है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि इसकी बेसिक्स आप खुद देख कर आएँ, क्योंकि आप लोगों ने ये 5th सेमेस्टर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, SN1 SN2, राइट? लेकिन बता देती हूँ वो ये है कि फ्लोराइड अगर हम लोग देखें तो इट्स अ वेरी 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 वीक न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, इसका साइज बहुत ज़्यादा कम छोटा होता है और इसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि ये अपना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाए और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे कार्बन के साथ। तो बीइंग अ पुअर न्यूक्लियोफाइल ये सिस्टम में इस काबिल नहीं होगा कि इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये काउंटर ही रहेगा फ़िलहाल तक। ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल रिमेंबर दिस, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक अच्छी बेस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इसने इसके साथ रिएक्शन नहीं देना, अटैचमेंट नहीं शो करनी है, फाइन। जब नहीं शो करनी है तो ये वाला जो चार्ज है कार्बोकैटायन जनरेट हो गया ना, तो इसका मतलब है कि अब अगर हम लोग बेंजीन लाएं तो अल्काइलेशन हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप बेंजीन लेकर आते हो उसके ऊपर अटैक करता है तो आपको पहला कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई है। वंस अगेन आपको 3 एंड्स के ऊपर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेशन के बाद उन्होंने बताया हुआ है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद। फिर जो F नेगेटिव था वो प्रोटॉन ज़रूर एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल बट दिस कैन बिहेव एज अ गुड बेस। बेस ने सिर्फ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, वो कर लेगा। जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको अल्काइलेटेड बेंजीन की फॉर्मेशन दे देगा और साथ में HF रिकवर हो रहा है। HF डाला था, HF निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने हाइड्रोजन फ्लोराइड को यूज़ किया था, इट was not acting as a reagent but it was acting as a catalyst. इसके अलावा अल्कोहल से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग अल्कोहल से जनरेट करना चाह रहे हो कार्बोकैटायन स्पीशी को, सी दिस एंड दिस, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि इसके अंदर तो अल्कोहल का पूरा OH चला गया है, तो हाँ जी OH जा सकता है अगर हम लोग इसको समहाउ टर्न कर दें एक अच्छे लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। तो जब ये निकल के चला जाएगा तो जिस कार्बन के साथ ये अटैच, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज ऑल व्हाट वी वर सीकिंग कि हम एक कार्बोकैटायन को जनरेट करें और बेंजीन उसके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन इसके लिए हम रिएजेंट को क्या यूज़ करें? वी आर नॉट यूजिंग HF हियर, वी आर यूजिंग BF3। यहाँ पर हम लोग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को यूज़ कर रहे होते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगेन एक लुइस एसिड के तौर पर बिहेव करता है, ऑक्सीजन इसके साथ, ऑक्सीजन बोरॉन का अच्छा बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन एज अ लुइस बेस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, इसको डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद जब इसने डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस हैज़ बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इस कार्बन इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करके प्रेफर करेगी कि सिस्टम से निकल जाए एज अ लिविंग ग्रुप, और जब निकल के जाएगी तो जिस कार्बन के साथ ये अटैच था उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में आपको ये एक इसका लुइस बेस मिल गई है, फाइन। जिस बेस ने आपको पता है फिर क्या फंक्शन करना होता है बाद में। ओके ये साइक्लिक फॉर्म में ले लिया है, नथिंग इज़ अनयूजुअल, ठीक है। ये भी कार्बोकैटायन ही है। तो जब आप बेंजीन यूज़ करोगे वो डायरेक्टली इस कार्बन के ऊपर आके अटैक कर लेगा, और इस पे के बाद आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कौन कन्वर्ट कर रहा है? जो हम लोग की लुइस बेस जनरेट ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो जो F है ये H के ऊपर जाके प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और HF की फॉर्मेशन दे रहा है, और आपको क्या मिल रहा है पीछे? ये वाली स्पीशी जनरेट होके मिल रही है। हम लोगों ने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड डाला था सिस्टम में, बट हमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वापस नहीं मिल रहा है, इसका ये बोरोनिक एसिड बन गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो BF3 था, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड था, वो एज अ कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है एज अ रीएजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें एक चीज़ होती है, आप कैटलिटिक अमाउंट में जब यूज़ करते हो थोड़ी सी अमाउंट लेते हो, बहुत थोड़ी सी, और वो क्योंकि सिस्टम में बार बार खुद ही रीअपियर होती रहती है। लेकिन अगर आप रीएजेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जितने मोल्स इसके लिए उतने ही मोल्स इसके लेने पड़ेंगे, सेम इक्विवेलेंट्स यूज़ करोगे ताकि हर एक के साथ रिएक्ट करता जाए और ये वाली प्रोडक्ट्स ऐसे रिलीज़ होती जाए। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दिस इज़ प्रोमोटेड बाय, मतलब ये रिएजेंट के तौर पर है, नॉट कैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड प्रोमोटेड में यही फ़र्क होता है, प्रमोशन के लिए वो एज अ रिएजेंट बिहेव करता है, कैटालिस्ट के लिए वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करता है। लिमिटेशंस क्या हैं फ्रीडल क्राफ्ट की? तो बड़ी बड़ी 3 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन सिर्फ बेंजीन के साथ या एक्टिवेटेड बेंजीन के साथ काम करते हैं, हेलो बेंजीन्स के साथ भी काम कर देते हैं, लेकिन वो कभी भी डीएक्टिवेटेड सिस्टम्स, जो हाईली डीएक्टिवेटेड सिस्टम्स हैं उनके साथ काम नहीं करते हैं, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है, जैसे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, जैसे फेनिल कीटोन्स हैं, इवन डीएक्टिवेटेड सिस्टम्स है ना, इनके साथ FC नहीं चलेगा।
क्यों नहीं चलता एफ सी एल्काइलेशन? क्योंकि एफ सी एल्काइलेशन के अंदर जो आप कार्बोकैटाइन जनरेट करके आ रहे होते हो, इट इज़ नॉट सो मच गुड इलेक्ट्रोफाइल कि कैसी भी बेंजीन हो वो उसके साथ रिएक्ट कर देगी। तो बेंजीन की सेल्फ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उस वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करे। बेंजीन की अच्छी कंडीशन का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत होने चाहिए, जो सेल्फ बेंजीन भी के लिए भी इनफ कंडीशन है। और अगर आप एक्टिवेटेड ग्रुप लगा रहे हो तो ऑब्वियसली सोने पे सुहागा, वो ज़रूर रिएक्ट करेगा। इसी चीज़ को कई जगह पर जब हमने एफ को लिमिट करवाना होता है तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, डीएक्टिवेटेड ग्रुप लगा लेते हैं, फिर अल्काइलेशन नहीं होती है। तो देखें एक प्रॉब्लम, डिवाइस सिंथेसिस ऑफ पैरा नाइट्रो टर्शरी ब्यूटल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। इस बात को समझ आइए कि हम लोगों ने बेंजीन से क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो टर्शरी ब्यूटल बेंजीन। This is what it looks like. पैरानाइट्रो टर्शरी ब्यूटल, ये टर्शरी ब्यूटल का मतलब है कि ये सेंटर में कार्बन है और इसकी 3 ऐसे ये शाखें खड़ी हैं, जिसको हम ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि बेंजीन से हमें ये जनरेट करके दो, तो आप क्या देख रहे हो, बेंजीन के ऊपर तो ना ये टर्शरी ब्यूटल ग्रुप है ना ये नाइट्रो ग्रुप है, तो उसका मतलब है कि आपने 2 रूट्स लेने हैं। एक रूट आप ये ले सकते हो कि पहले बेंजीन जो सादी बेंजीन थी इसके ऊपर आप पहले अल्काइलेशन करवाओ फिर नाइट्रेशन करवाओ। दूसरा रूट ये हो सकता है कि पहले नाइट्रेशन करवाओ फिर अल्काइलेशन करवाओ। तो रिएक्शन में तो एट द एंड आपको ये मिलने, हमें क्या पता पहले ये लगाया था क्या लगाया था, हमें पता चल जाता है। क्यों एक केस में रिएक्शन होता है, एक में रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? अगर हम लोग फर्स्ट वाला केस देखें तो यहाँ पर हमने बेंजीन ली, एफ सी अल्काइलेशन की कंडीशन अप्लाई की, मतलब टर्शरी ब्यूटल अल्काइल क्लोराइड लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, हमें पता है हो जानी है टर्शरी ब्यूटल अल्काइलेशन, तो आपको टर्शरी ब्यूटल बेंजीन मिल जाएगा, राइट। फिर दूसरी बात आपको ये पता है कि ये ग्रुप जो अल्काइल्स ग्रुप होते हैं ना, ये एक्टिवेटिंग होते हैं, नंबर 1। दूसरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पे प्रोडक्ट कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। रीज़न क्या है, इसके बल्क स्टेरिक बल्क बहुत ज़्यादा हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं करेगा कि नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे आए, तो ये पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। मिल गई प्रोडक्ट, यही चाहिए था। फिर आपको ये पता है कि जब नाइट्रो के लिए आपने रिएजेंट्स यूज़ करने होते हैं, निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मेजर ये मिलेगा, ऑर्थो भी मिलेगा, लेकिन मेजर ये मिलेगा। नाउ दिस इज़ द गुड अप्रोच, आपको मिल गया जो आपको चाहिए था। व्हाट इज़ बैड वन? बैड वन ये है कि अगर हम लोग बेंजीन लें और उसके पहले आप नाइट्रेशन करवा दें, जब आप नाइट्रेशन करवाओगे बाय यूजिंग ऑब्वियसली निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पता है कि अब जो सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हो ये डीएक्टिवेटेड है, तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इवन दो अगर आपको मेटा प्रोडक्ट चाहिए हो तब भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपको मेटा भी नहीं चाहिए थी, कोर इशू भी था जो कि रेडियो सेलेक्टिविटी का था कि आपको पैरा पोजीशन पे चाहिए। नाइट्रोमिशा मेटा पे डायरेक्ट करता है, तो दोनों कंडीशंस में ये रूट फ्लॉप है, फेल हो गया था, ठीक है जी। लिमिटेशन 2 क्या है? लिमिटेशन 2 ये कहती है कि वही जो कार्बोकैटाइंस होते हैं इनकी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट हो जाए। फाइन, अब रीअरेंजमेंट कैसे होती है? अगर हम लोग देखें टर्शरी में तो फॉर श्योर नहीं होती है। सेकेंडरी में अगर ये चांस हो कि कोई स्टेबल बन सकता है, मतलब सेकेंडरी से टर्शरी बन सकता है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सेकेंडरी भी दे देते हैं। प्रॉब्लम आता है आपके पास कहाँ पर, जब हम लोग ट्राई कर रहे हो फॉर एग्जांपल एन प्रोपिल बेंजीन से अल्काइलेशन करवाना चाह रहे हो। दिस इज़ योर एन प्रोपिल अल्काइल हैलाइड, एन प्रोपिल क्लोराइड है ये, और आप चाह रहे हो कि इसके थ्रू हम लोग एन प्रोपिल बेंजीन को जनरेट करें। तो इन शॉर्ट आप इमेजिन करना, आप ये चाह रहे हो कि यहाँ से जब क्लोरीन हटे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो फ़ौरन से बेंजीन उसके ऊपर अटैक कर दे। एक बात तो आपको ये पता है कि ये आपका प्राइमरी सिस्टम है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जिसके अंदर प्योर कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन नहीं होनी है। प्योर का मतलब है फॉर्मल चार्ज नहीं आना बल्कि कॉम्प्लेक्स बनना है, राइट। उफ, कितना बोल रही हूँ मैं। अच्छा, अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग पहले देखें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है लुइस एसिड के साथ, तो आपको पता है कि क्लोरीन का और एल्यूमिनियम का आपने ऐसे डॉटेड लाइन में बॉन्ड फॉर्मेशन और इसका बॉन्ड ब्रेकिंग शो करना है। जस्ट डॉटेड में मतलब ये कोई ट्रांजिशन स्टेट है, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ कहीं पर भी फॉर्मल चार्जेस नहीं हैं, इस एंड और इस एंड के ऊपर पार्शियल चार्जेस हैं।
जैसे ही आप यहाँ पर इमेजिन कर रहे हो ना, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर पार्शियल प्राइमरी कार्बोकैटायन कैरेक्टर अपीयर हो रहा है। यू गेटिंग मी? अब इसका मतलब ये है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन तो डर जाता है बनते ही कि मैंने तो बनना नहीं है। तो जब नहीं बनना, तो इसका जो पड़ोसी है कार्बन, एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन, वो रीअरेंज हो जाता है, वो माइग्रेट कर जाता है। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन समेत माइग्रेट करेगा, क्यों समेत करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये जो CH बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन समेत यहाँ माइग्रेट करके आएगा। जब ये CH बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गया है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, तो इस कार्बन के ऊपर इंटर्न आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखें पहले क्या था प्राइमरी, अब क्या हो गया सेकेंडरी। तो अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन रिएक्शन करेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एन प्रोपल बेंजीन मिलेगा, मतलब इस एंड पे डायरेक्टली बेंजीन लगेगी। अब किस एंड पे लगेगी? इस कार्बन पे। कार्बन के दाएं बाएं दो मैथिल ग्रुप हैं, तो आपको तो एन प्रोपल बेंजीन के बजाय हम लोगों को सेकेंडरी प्रोपल बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो दैट वाज व्हाट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हम तो ये जा ही नहीं रहे थे। तो उसका मतलब है कि तो उसकी लिमिटेशन आ गई है। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट, कि हम किसी तरह इसको बांध दें। ठीक है, एक ऑप्शन जो हो सकता है कि आप इसको रिमूव कर दो, देन तो ये प्राइमरी ही नहीं रहेगा ना। लेकिन अगर इसी केस में आपने यूज़ करना है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, लिमिटेशन 3 क्या है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स आपको पता है क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट अल्काइलेटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर आएगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट के बजाय मल्टीपल अल्काइलेशन मिलेंगी। इस चीज़ को मैं वैसे नहीं समझा पाऊंगी, डायग्राम को देखो। आपने क्या किया, बेंजीन लिया और फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो यहाँ पे एथिल क्लोराइड ले लिया फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट। फाइन, हम ये चाह रहे हैं कि हर एक बेंजीन का मॉलिक्यूल हर एक एथिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ 1:1 रेशो में रिएक्ट करता जाएगा, एक दूसरे को ख़त्म करते जाएंगे। और जितने भी फॉर एग्जांपल 100 ये यूज़ किए 100 ये यूज़ किए, तो हर एक दूसरे के साथ मिलके 100 ये जनरेट करके दे देगा। ठीक है, हम लोग ये चाह रहे हैं इन केस। अब होगा क्या, आपको पता है कि जैसे एक इसका मोल और एक इसका मोल जैसे आपस में रिएक्ट करेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस एथिल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फाइन, अब सिस्टम में जो आपने कोई भी फ्लास्क यूज़ किया हुआ था, कुछ भी यूज़ किया हुआ था, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये सोचें। एक आपका प्रेजेंट है एथिल बेंजीन, पीछे जो 99 मॉलिक्यूल रह गए बेंजीन के वो भी प्रेजेंट है 99 मॉलिक्यूल। वी आर एज्यूमिंग हमने 100 यूज़ किए थे, 99 मॉलिक्यूल्स आपके रह गए एथिल क्लोराइड के भी, और एक ये बन गया। फाइन, बन तो गया। अब इसकी रिएक्टिविटी और इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, ये सब्स्टिट्यूटेड है, और सब्स्टिट्यूटेड भी किससे, अल्काइल से, जो कि क्या होते हैं एक्टिवेटिंग। मतलब इसके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है, जो पहला प्रोडक्ट बना है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसका फिर चांस क्या है कि वो क्या काम करे, वो जाके इसके साथ रिएक्शन कर दे, क्योंकि एक ही रिएक्शन सिस्टम में प्रेजेंट है। तो ये बेंजीन बेचारा कहीं पीछे रह जाएगा, इसकी और इसकी आपस में दोस्ती हो जाएगी। तो अब बाकी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि इसके बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिल के आएगी फॉर एग्जांपल, वो आपको मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन मिलेगी, ये अपने ऊपर अल्काइलेशन करवा देगा एक्सक्यूज मी, इस वाले एंड पे या ऑर्थो या पैरा, दोनों चांसेस हैं। अब जब फॉर एग्जांपल ऑर्थो या पैरा बना तो ये क्या है, इन शॉर्टली अगर हम लोग कहें तो ये आपके पास डाईएथिल बेंजीन्स हैं। ठीक है, अब डाईएथिल बीव सिस्टम में बन गया, एथिल भी पड़ा हुआ था फॉर एग्जांपल, कहीं ना कहीं बेंजीन भी था और ये भी था। अब क्या काम करेगा, ये जो एथिल क्लोराइड था ये दोस्ती कर लेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ये दो अल्काइल ग्रुप डोनेट करें। इसका मतलब ये है कि आपको सिंपल ये नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डायल अल्काइल और ट्राई अल्काइल, तो पूरा मिक्सचर मिल जाएगा अल्काइलेटेड बेंजीन का। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉसिबल है कि ये बेंजीन रह जाए। ठीक है, ये बेंजीन अनरिएक्टेड रह जाएगी, और जो बेंजीन की कन्वर्जन हुई थी पहली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट में, वो फिर डाई अल्काइल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो ट्राई अल्काइल में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को एक इंडस्ट्रियली जैसे रिजॉल्व किया जाता है, वो ये क्या काम करते हैं कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लेते हैं इस बेंजीन को, बहुत एक्सेस में। एक्सेस का क्या मतलब है कि अगर आपने 10 मॉलिक्यूल, वैसे क्या है 1:1 ने रिएक्ट करना है ना, लेकिन आप 100 इसके ले लो 10 इसके ले लो। ठीक है, अब क्या होगा, जिसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है उसके ज़्यादा चांसेस भी होते हैं रिएक्शन देने के। ठीक है, कोलेजन्स होती हैं, आप लोगों ने सारी एक्टिवेशन एनर्जी कोलेजन थ्योरी पढ़ के आए हुए हो। तो अब क्या होगा, वो ये चीज़ कैसे एलिमिनेट कर लेता है,
कि जैसे ही इसके 100 मॉलिक्यूल थे और इसके 10 थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सोचें कहीं पे 10 छोटे छोटे इमेजिन करें, उसके गिर्द 100 को डाल दें, ठीक है। तो पहला एक और एक जैसे आपस में रिएक्ट करके इसकी फॉर्मेशन करेगा, फिर बेचारा ये थोड़ा सा सर उठाएगा कि मैं अब जाके इसके साथ थोड़ी दोस्ती शोस्ती कर लूँ, ये इसकी तरफ जाने ही लगेगा कि ये क्या है, 99 अभी भी रहते हैं और ये 9 है। तो ये इसके गिर्द इतना कोई टाइट करके घेरा रखते हैं कि तुमने मेरे ही साथ रिएक्ट करना है बच्चों, बाहर कहीं नहीं जाना। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिर इसकी एक्सेस की वजह से कि ये इसके साथ रिएक्ट करे। और फिर साथ साथ ये क्या करते रहते हैं, डिस्टिलेशन होती रहती है। जैसे प्रोडक्ट बनती है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तो वो डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोडक्ट को साथ साथ निकालते रहते हैं, घर से ही निकाल देते हैं, दोस्ती का मौका ही नहीं देते इंडस्ट्रियली। लेकिन लेबॉर्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री में हम लोग ज़्यादातर जो अल्काइलेशन करवा रहे होते हैं वो किसी ना किसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के होते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन महंगे होते हैं। तो इतनी महंगी चीज़ को हम इतने एक्सेस में तो नहीं ले सकेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए फिडेल क्राफ्ट ही ने एक और मेथड दिया था जिसको हम लोग कहते हैं FC एसाइलेशन। वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।